देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि सवाल नहीं उठाए जाते, और जब सवाल उठाए जाते हैं तो उस पर सिर्फ बहस होती है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, कोई ऐसी राय नहीं मिलती कि जिससे जिस इशू पे सवाल उठाए जा रहे हैं उनका कोई जवाब हासिल हो। कोई हमारे अरबाब इख्तियार से पूछे कि इस वक्त अगर दीगर मसाइल में अगर कमी आई है, जैसे कि वो बताते हैं कि इन्फ्लेशन रेट कम हो गया या दूसरे इकनॉमिक सिचुएशन में बेहतरी आई है, तो कोई नया शोशा जो छोड़ा जाता है वो कम है। कल हमने देखा कि रियासत में दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ, और रियासत दहशतगर्दी से निपट भी रही है। दोनों सूबे, ख़ासतौर पे बलूचिस्तान और केपी की बात की जाए तो वहाँ इस वक्त दहशतगर्दी उरूज पर है, और टीटीपी और BLA के जो अनासिर हैं और इनकी तरफ से आए रोज़ जो है वो हमले होते जा रहे हैं। अब इस सिचुएशन में कारकर्दगी पे सवाल तो उठेगा, अभी रियासत पे भी और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उन पर भी। एक तरफ तो हमारे जवान और अफसर भी शहीद हो रहे हैं और इसके साथ साथ सिविलियंस को भी निशाना बनाया जा रहा है, और ये हम देख रहे हैं कि मुसलसल इन चीज़ों में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन इस मसाइल को सारे सामने रखते हुए क्या ये दानिशमंदी है कि हुकूमत भी जो है वो आपस में इस तरह की गुफ्तगू करे या किसी इशू को लेकर बैठ जाए जिसके ऊपर बहस व मुबाहिसा जारी रखा जाए? जैसे कि हमने देखा कि सिंध में हुकूमत पंजाब की तरफ से एक नई ज़रूरी जो मंसूबे के लिए नहरें निकालने का फैसले की मुखालफत जारी कर दी उन्होंने, और सिंध के लोगों को तशवीश ये है कि इस मंसूबे से सूबे के हिस्से का पानी कम हो जाएगा और पंजाब अपने हिस्से का ज़्यादा जो पानी है वो ले जाएगा। अगर पीपल्स पार्टी अगरचे वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं है, लेकिन इनकी सदारत समेत कई जो आईनी ओहदे हैं वो इनको हुकूमत में हासिल हैं, तो जो मौजूदा हुकूमत अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है तो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो हिमायत की ज़िम्मेदारी कबूल करेगी या नहीं करेगी? वैसे पीपल्स पार्टी टॉक शोज़ में और मुख्तलिफ जगह पर जो है वो नाला नज़र आती है, नाराज़ नज़र आती है वफाकी हुकूमत से, और कई दफ़ा ये भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। इसी हवाले से वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात की है, और सिंध में जो फेस सेविंग के लिए जो नारे लगा रही है पीपल्स पार्टी वो अलग हैं, टॉक शोज़ पे बातें जो हैं वो अलग हैं। शर्मिला फारूकी ने जो है इस पर क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। लाएंगे अगर पंजाब ये कहते हैं जी हम पंजाब से 4152 क्यूसेक जो है हम ले जाएंगे चोलिस्तान, ठीक है, आप अगर पंजाब का 4152 क्यूसेक वहां पर लेके जाएंगे तो पंजाब का पानी कैसे पूरा करेंगे? आप चोरी करेंगे सिंध का पानी। जी, आपने सुना शर्मिला फारूकी ने क्या कहा। अब सवाल ये है कि जब सदर आपका है, मुस्लिम लीग नून की पूरी हुकूमत आपके कांधों के पर्दे चढ़ के खड़ी हुई है, तो खोखली शिकायतों का क्या कोई फ़ायदा है? सवाल ये भी है कि किनालों के मामले पर हुकूमती जमात नून लीग की कोई भी हैसियत नहीं है। आमिर डोगर ने कहा कि वज़ीर आज़म को भी इस मामले का पता नहीं है। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। पार्लियामेंट को इत्मीनान में लेना, ये तो उनके इलाइज बैठे हैं, मुझे तो अफसोस यह है। लेकिन मेरी जो इंफॉर्मेशन है और जो नाकिस शक्ल कहती है कि प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता इसमें पानी कहां से निकाला है, कहां से निकाला जा रहा है, क्या हो रहा है, आप सबको पता है। जी, आपने सुना आमिर डोगर साहब ने क्या कहा। अब एक और सवाल यहाँ जन्म लेता है कि क्या मुस्लिम लीग नून को एतमाद में लाए बगैर जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे जो काम किया जा रहा है वो किस तरह किया जा रहा है? क्या यही वजह है पीपल्स पार्टी अमली तौर पर इस मंसूबे के खिलाफ जो है वो नहीं चाह रही, जबकि पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक भी सिंध में ही है? और सवाल ये भी है कि पीपल्स पार्टी को कोई क्या ऑफर दी गई है या बैकडोर कोई बातचीत चल रही है? इस हवाले से सिंध के सोशल एक्टिविस्ट और सियासी रहनुमा एयाज लतीफ़ पलेजो ने जो कहा उसको वो भी आपको सुनवाते हैं। पीपल्स पार्टी जिस एहतजाज के लिए कहीं भी हमें कहेगी, नेगोशिएशंस के लिए कहेगी कि बातचीत करें और सिंध को अपना ड्यू शेयर मिले, मगर मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी तय कर चुकी है कि कैनाल बनाए, उसकी एक्सचेंज में वो आइंदा की फेडरल गवर्नमेंट मांग रहे हैं। जी, अब पीपल्स पार्टी अवामी मकबूलियत के बजाय सिस्टम से कोई चोर दरवाज़ा ढूंढ कर हुकूमत में आना चाह रही है। ये भी सवाल एक बनता है, क्या पावर पॉलिटिक्स की वजह से पीपल्स पार्टी सिंध के मुस्तकबिल से खेलने के लिए जा रही है? दूसरी जानिब अपोजिशन भी मौजूदा हुकूमत को काउंटर करने से कासिर नज़र नहीं आती है। जहाँ हुकूमत ने तमाम खामियों की निशानदेही करना चाह रही थी, वहाँ अपोजिशन ने सबसे बड़ी जमात PTI से
بلا کی تفریق پیدا کر دی ہے. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ عید کے بعد احتجاج کیا جائے گا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا بڑی تعداد میں لوگ اس احتجاج میں نکلیں گے یا ساتھ دیں گے کہ نہیں. اس حوالے سے شیر افضل مروت نے جو کہا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. علی امین خان کا موقف درست، ہم سب کا موقف تھا کہ ہمیں سنجانی پہ ٹھہرنا چاہیے، اور اس کو کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں نا عید کے بعد ہم احتجاج کریں گے. عید کے بعد یہ خود احتجاج کے لیے نہیں آئیں گے. یہ کہتے ہیں نا دا غزہ و دا میدان، یہ غزہ اور یہ میدان. عید کے بعد یہ خود نظر نہیں آئیں گے دوربین پہ بھی، تو یہ ورکروں کو خاک نکالیں گے. جی آپ نے سب کی جو ہے رائے وہ سنی. اب ایک ایشو یہ ہے کہ کیا عید کے بعد اگر احتجاج کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، دوبارہ جو ہمارے یہاں چل رہا ہے احتجاج، تو اس کو لیڈ کون کرے گا؟ کہ کیا ایک بار پھر سے جو پختہ قیادت کا بحران جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ نہیں، ایک طرف دہشت گردی ہے، دوسری طرف سیاسی بحران ہے اور عوام اس کے درمیان ہے. تو گفتگو جو ہے وہ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، اور میں مہمانوں کا جو ہے وہ آپ کو تعارف کرواتے چلوں. نواب احسان صاحب ہے، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، وہ ہمارے ساتھ انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے جوائن کریں گے عادل برزئی صاحب، MNA رہنما PTI سے ہیں، اور ڈاکٹر نثار احمد چیمہ ہوں گے، سینئر رہنما مسلم لیگ نون سے. آپ تینوں حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں. نواب صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، پیپلز پارٹی کس رخ پر ہے؟ اتحادی حکومت میں تو ہے بھی، لیکن اگر ہم یہ کینال والی ایشو پہ بات کریں جو کل صدر نے بھی اٹھایا تھا اور 2 دن سے اس پہ گفتگو چل رہی ہے، کیا سندھ کا پانی جو ہے وہ واقعی جو ہے ڈیوائیڈ ہونے جا رہا ہے اگر چولستان کو آباد کیا جائے گا تو؟ نواب صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے نواب صاحب؟ پروڈیوسر، مجھے آواز نہیں آ رہی نواب صاحب کی. عادل برزئی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. عادل صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ عادل صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے. ہم کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے گیسٹ سے. اس وقت پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں. جی ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، مہمانوں کا تعارف میں نے کروا دی تھے، دوبارہ کروا دیتی ہوں. نواب احسان صاحب، سینئر رہنما پیپلز پارٹی سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. نواب صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو چولستان کو آباد کرنے کا منصوبہ ہے، گرین پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اور پھر جو کینال سسٹم لگایا گیا ہے تاکہ اس کو آباد کیا جا سکے اور گرین پاکستان کی طرف لے کے جا سکے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں اس کے لیے جو ہے پورے ایک طرف احتجاج جاری ہے کہ سندھ کا پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. کس حد تک حقیقت ہے اس بات میں؟ دیکھیے، شروع سے لے کے ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کا میرے سوچ ہے، یہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا پانی کسی کو صوبہ لے لے یا کوئی اور صوبہ لے لے. تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا رائٹ بنتا ہے، ہر ایک کا حق بنتا ہے کہ ان کو بھی ان کی بھی صوبے کی زمینیں ہیں، چاہے پنجاب ہو یا KP کے ہو یا بلوچستان ہو یا سندھ ہو. اگر سندھ میں اگر زیادہ رائٹ اور حق ہے تو وہ سندھ کے عوام کا ہے، سندھ کے رہنے والوں کا ہے. اس لیے کہ پہلے ہی پانی کا شدید بحران ہے، اور ہم ان کو یہ کریں کہ کوئی اور کینال نکال دیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، اور ہم بھی کبھی نہیں چاہیں گے، سندھ کے عوام کبھی نہیں چاہیں گی تو کوئی کینال اور بنے. ہاں، اگر کوئی پانی اتنا زیادہ ہے کہیں اور سے لے لیتے ہیں تو وہ الگ بات ہو گئی. باقی ہم جو ہے نا، پہلے ہی پانی کا مسئلہ ہے. ابھی بھی بہت ساری زمینیں کاشت کے بغیر ایسے ہی پڑی ہیں کہ ان کے پاس پانی نہیں پہنچ رہا. اگر ویسے بھی سندھ میں گرین پاکستان کے لیے اور بھی زمین آباد ہوئی ہے، کوئی 40-50 ہزار ایکڑ یا 1 لاکھ کے قریب، تو اس کے لیے بھی پانی چاہیے. تو پانی کا بحران ہے. آپ تو یہ چھوڑیں، سب کچھ چھوڑیں، زمینیں چھوڑیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے. جانور کہاں سے پانی پیئیں گے؟ کراچی اتنا بڑا کراچی ہے، ادھر سے پانی جو جا رہا ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ مین مسئلہ یہی ہے. اور یہ دیکھیں، یہ باتیں تب بنتی ہیں، جمہوریت یا 73 کے آئین کو دیکھیں، یہ تب بنتی ہے جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو بات سنے، ٹیبل ٹاک ہو اور باتیں چلے، تو پھر آگے
रिजल्ट निकले। ऐसे थोड़ी है कोई जबरदस्ती बना दे या जबरदस्ती ऐसा जैसा कोई हो, तो ऐसा देखें आवाम कैसे चाहेगी। देखिए हमें भी जाना है, हम भी आवाम में रहते हैं, आवाम की सियासत करते हैं, तो जाहिर ये लोगों की ख्वाहिशात है। लोगों की ख्वाहिशात तो छोटी छोटी है, पानी है, अगर पानी भी हम उनको न मुहैया कर सके तो फिर तो हमारे लिए तो ये इश्यू तो होगा, लोग तो कहेंगे। पर हम कभी भी मैं जैसे कालाबाग डैम का इतना बड़ा इश्यू था, मोहतरमा वफाक की अलामत होते हुए कमू शहीद पे धरना दिया था कि ये कालाबाग डैम नहीं रहे। तो मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 4 हाथ वो ऐसी सोच रखते हैं कि कोई भी, ये नहीं है कि हम सूबे सिंध के हैं तो इसलिए बात कर रहे हैं, तो राइट हर एक का राइट तो है, हक तो बनता है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि सिंध के अवाम को पानी का अपना हक है, राइट है, वो मिलना चाहिए, उनका हक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपकी जाहिर है पानी पीने को नहीं होगा तो लोग बाहर निकलेंगे, ये इशू तो बिल्कुल है सही ना, कह रहे हैं बहुत आप। सारे जब issue है। पानी हम तो कराची में ही होते हैं, और कराची में हमने ये देखा है कि बोरिंग का पानी हम यूज़ कर रहे हैं और बोरिंग भी बैठती जा रही है और कई फिट नीचे चली गई है और पानी का बहरान है। लेकिन नवाब साहब मेरा सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी के आप माशाल्लाह से सीनियर रहनुमा है, और जब ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव हो रहा था और इसमें ये डिस्कस किया जा रहा था कि बलूचिस्तान में जो है वो इतनी ज़मीन जो है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए यूज़ होगी और सिंध में इतनी होगी और चोलिस्तान के इलाके में इतनी होगी, तो आप लोगों ने बैठ के मशवरा, आप लोगों से मशवरा नहीं किया गया, आप लोगों ने बैठ के बातचीत नहीं की गई कि पानी के मसले के ऊपर कि ये डिवीजन किस तरीके से होगी, सिंध को बाकी जगह पे पानी कैसे मिलेगा? मैं बात बताऊं कि बात ये तब बनती है कि चारों सूबों के वज़ीर आला थे, वो अवामी नुमाइंदे हैं पार्टी। जी नवाब साहब, तो हमें तो इस चीज का मालूम ही नहीं है जो आप बात कर रही हो। लोग सिंध में सरपा ऐसे कि लोग चाहते हैं कि हमारे कौमी पे तो जाहिर है डाका कहीं भी डाले तो लोग तो चिल्लाएंगे, 2 लोग तो होंगे। पानी इतना ज्यादा है नहीं, पानी वैसे ही थोड़ा है, तो उसको भी हम ज्यादा यूटिलाइज कर ले कोई और सूबा, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा दुखदायक होगा। ऐसा नहीं है, सबकी सुननी चाहिए, सबकी बात हो, और ये नहीं है कि एक बाप है और 4 बेटे हैं, एक के साथ अच्छाई हो, दूसरे के साथ नाइंसाफी हो, तीसरे के साथ ज्यादती हो, तो ऐसे तो जाहिर ये नहीं चलेगा। ये ना ऐसे चारों बेटों को बिठाएं, वो डिसाइड करें और देखें क्या क्या है मसला, क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ क्या क्या सिचुएशन आती है। कालाबाग डैम वाला इतना इशू था ना, वो कौन उनको सपोर्ट कर रहा था आपको पता है ना, आमिर के दौर में या जियाउल हक सपोर्ट कर रहा था, वो बने नहीं बना ना, अवाम ने नहीं चाहा ना, अवाम नहीं, अवाम बेचारी तो कहती रही है कि डैम बनाओ, बिजली तो प्रोड्यूस होगी, उससे पानी रिजर्व होगा, हमारा पानी तो सारा समंदर में चला जाता है, मीठा पानी जो है। डैम तो हमने बनाया ही नहीं, हम तो 20-25 साल से सिर्फ बातें कर रहे हैं, डैम कहाँ बना रहे हैं? बात मेरी, पानी समंदर में अगर जाता है तो समंदर आगे जाता है, अगर पानी नहीं जाएगा तो ये 2-2.5 लाख जमीन, ये खट्टा बदीन, ये तो पानी समंदर हो जाएगा सारा। ये पानी जब जाता है समंदर में चला जाता है, अगर उसमें नहीं जाए तो ये पानी, ये शहर हमारे डूब जाएंगे, ज़हरे आ जाएंगे। लेकिन इसीलिए तो डैम है, इसीलिए तो डैम बनाते हैं ताकि पानी को रिजर्व कर सके और जरूरत के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कर सके। किसने कहा है कि डैम नहीं बनाए? किसने कहा कि डैम नहीं बनाए? बनाए ना डैम। हम तो चाहते हैं कि छोटे छोटे डैम बनाओ, छोटे छोटे ऐसे डैम बनाओ जो लोगों को फायदा हो। ये ऐसा ना हो कि वो अपनी तरफ से सोचो और किसी और की तरफ नहीं सोचो, तो फिर कैसा होगा? सबके लिए सोचना है, चारों सूबों के लिए सोचना है। जब पाकिस्तान को सिंध 75% दे रहा है तो उनको क्या मिल रहा है? ये तो आसिफ अली जरदारी साहब का कैंडिडेट है, जो उन्होंने 18 अमेंडमेंट 19 अमेंडमेंट डेलीगेट की पार्लियामेंट को, जो उसके कुछ थोड़े थोड़े हुकूक मिल रहे हैं। तो हम तो वही चाहते हैं ना, हम तो कुछ और तो नहीं चाहते, हम तो थोड़ी चाहते हैं, हम तो रियासत को मजबूत करना चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि मुल्क मजबूत हो, मुल्क मजबूत होगा तो सब चीजें अच्छी अच्छी होंगी, मजबूत नहीं होगा तो कैसे? ये नहीं, तो फिर तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नजर आ रही है ना। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है वफाकी हुकूमत में,
वसान साहब से फैसले करवा रहे हैं या किसी और से करवा रहे हैं। वसान साहब मेरी भी अर्ज सुन लें कि पीपल्स पार्टी जो है वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी जमात है, तो जब कोई भी इतने बड़े जो फैसले हो रहे हैं, मनसूबा साजी के इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, तो उसमें पीपल्स पार्टी को शामिल तो किया गया होगा ना? ऐसा तो नहीं है कि उनकी मर्जी के बगैर जो है कोई फैसला कर दिया गया होगा? नहीं किया गया। हमने बिलावल साहब ने सख्त एहतजाज किया है, बिलावल साहब वज़ीर आज़म से भी मिला है, बिलावल साहब हमारे चेयरमैन है पार्टी के, आसफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट है। हमें मालूम नहीं है, इसलिए कि हमें मालूम होता कि हम एग्री करते कि ये अच्छी है, ये बनने चाहिए कैनाल। क्या किसी को मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है? अगर मेरी जमीन होगी, उधर से मेरी नहर से को पानी जाएगा और कोई और उठा लेगा, मुझे मालूम नहीं होगा तो कितना पानी पहले ही कम है और उठा। खैर बहरहाल आमिर डोगर साहब ने ये कहा कि वजीर आजम को भी इस मसले के मुतालिक पता नहीं है। मुझे ज्वाइन किया आदिल बरजई साहब ने, MNA रहनुमा है PTI के, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। आदिल साहब मुझे ये बताइएगा कि एक तो एक तरफ ये पानी का इशू चल रहा है, मतलब जो ज़रई ज़मीन बनने जा रही है उसको लेवलिंग की जा रही है, उसे पानी प्रोवाइड करने के लिए कोशिशें की जा रही है, इतना बड़ा मंसूबा है, चारों सूबों में जो है वो ये चल रहा है। तो इस मंसूबे को आप कैसे देखते हैं? और मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी जो राय है कि क्या राय है कि हुकूमत में जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है, क्या इनके आपस के इख्तलाफात हैं या बैकडोर पॉलिसी है, पीछे से रजामंद है? आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ कि आज के जो टॉपिक है मैं तो इस पे बात ही नहीं करना चाहता हूँ। हमारे बलूचिस्तान वहाँ पे जल रहा है। मैं बलूचिस्तान पे बिल्कुल आऊंगी, मैं इसलिए चाह रही थी कि मैं 15 मिनट इस पे बात कर लूं। मैं एक माजरत के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान का बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे इतना लोग मर रहे हैं और आग लगी हुई है। आपको पता है महीनों से रोड बंद है, मेन हाईवेज बंद है, लोग धरने दे रहे हैं, लोग मर रहे हैं। हमारे लोग मतलब हमें आज के दिन ये चीज को कम से कम इसको मैंने शायद आपने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं सुना। मैंने इंट्रोडक्शन में आदिल साहब यही बात की थी कि एक तरफ दहशतगर्दी जो है वो इतना बड़ा वाकया हो गया और मुसलसल दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात हो रही है। आपस जो हुकूमती जमातें हैं वो भी आपस में जो है वो मुत्तफिक नहीं है। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये बहुत क्लियर कहा था, और बलूचिस्तान के इशू पे मैं बिल्कुल आऊंगी। बल्कि अगर आप चाहें तो आप बलूचिस्तान के इशू से ही शुरू कर सकते हैं, मुझे आप थोड़ा सा आगाह कर दें कि क्या चल रहा है। जब तक आपका इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी पाकिस्तान, और जब तक आपकी सियासी अनस्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी, आपको पता है तब तक हमारे ना इकोनॉमी ठीक होगी ना हमारे ये मसले हल होंगे। ये देखिए, ये एक पानी का जो सबसे बड़ा इशू है ये बलूचिस्तान को है, जहाँ तक मुझे अंदाजा मेरा सोच है। बलूचिस्तान में आपको पता है, मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कि बलूचिस्तान में जो जमीन इतनी ज्यादा है, पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी जमीन जो है बलूचिस्तान की है। तो बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो पानी का बलूचिस्तान में है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पानी का जो मसला है वो इक्वल हो जाए, ये ना हो किसी सूबे को ज्यादा मिले, किसी को कम मिले और किसी को ना मिले। बलूचिस्तान को तो मेरे ख्याल में कुछ मिलता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। तो लेकिन एक चीज़ है कि हम कई सालों से सुन रहे हैं, मुझे कोई 22-23 साल हो गए जर्नलिज्म में, और हम डैम 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 करते रहते हैं, लेकिन डैम बन के ही नहीं दे रहे पाकिस्तान में कहीं भी। डैम बनेंगे तो पानी रिस्टोर होगा ना, तभी तो मिलेगा पानी। डैम वाहिद इमरान खान साहब है जिन्होंने 2 बड़े डैम्स पे काम शुरू किया, और अब जब मुल्क के लिए तरक्की जब गामजन हो जाती है तो हम उसे लेग पुलिंग करते हैं और उसको जो कुर्सी है वो कुर्सी खत्म करते हैं सियासी। आपको पता है हम मुल्क को चलने दे नहीं रहे, एक बंदे को सही तरह काम करने दे नहीं रहे, और ये पीपल्स पार्टी वहां पे बैठी हुई है नून लीग के साथ गवर्नमेंट में। कल 9 अरब रुपए अपने MNAs के लिए फंड उठाया, तो वो फंड्स लेते हैं 9 अरब रुपए। तो ये पानी का मसला इनसे हल नहीं हो रहा है। ये वैसे टोपी ड्रामा बनाया हुआ है, कोई वो पानी का मसला नहीं है, कुछ नहीं है, और ये है सीरियस इशू है, मगर ये आपस में मिले हुए हैं। ये पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले आपस में मिले हुए हैं। मैं डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी राय लेती हूँ। अच्छा जी, अच्छा नवाब साहब, मुझे चले ये बताइएगा, हमने डैम के और पानी के इशू पे बात कर ली, लेकिन अभी
مجھے لگتا ہے کہ میں مزید سوالات اس پہ کروں گی اور کوئی جواب جو ہے ایسا نکلے گا نہیں, ایک دوسرے پہ بلیم گیم ہو جائے گا. ہم تھوڑا بلوچستان کی طرف واپس آتے ہیں اور بلوچستان کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں. ہم نے جو ایک کل جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا, وہ ہم نے دیکھا, اور ہم نے دیکھا کہ ایک ٹرین کو کس طرح سے ہائی جیک کیا گیا, ہم نے دیکھا ہاسٹیج سچویشن کیا ہوئی. لیکن ہم نے یہ اس بات پر ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, ٹی ٹی پی خاص طور پہ بی ایل اے کو سپورٹ کر رہا ہے, اور یہ بارڈر پار جو ہے وہاں سے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ بیٹھا گیا ہے. وزیر دفاع کا بھی بیان تھا, کل بھی وہ یہی بات کر رہے تھے. یہ دونوں وہ صوبے ہیں جن کے بارڈر جو ہیں وہ ہمارے ہمسایہ ممالک سے لگتے ہیں, اور خاص طور پہ افغانستان کے جو ہم اس کے اندر دیکھیں کہ کتنی شمولیت ہے, تو یہ ہے کہ وہ ایک سپورٹنگ جو ہے ایلیمنٹ کا کردار ادا کر رہا ہے ٹیررزم کو فروغ دینے کے لیے پاکستان میں. اور ہم ہر دفعہ بات کرتے ہیں کہ نہیں افغانستان جو ہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اور ابھی انخلا ہوا ہے امریکہ کا, اس کے جو حکومت اسٹیبلش ہونی ہے طالبان کی, اور ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں کہ ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے وہ ہسٹری کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ ان ٹیررزم کے واقعات کو کم کرنے کے لیے حکومت کے پاس کوئی پالیسی ہے؟ دیکھیں, میں پہلے تو ڈیم کی وضاحت اگر دوں, میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. تو پہلے ڈیم آپ ایسا بنائیں, چاروں بھائیوں کو بٹھائیں, چاروں صوبوں کو بٹھائیں, اس میں ایک کمیٹی بنائیں, اس کے جہاں پانی کی ضرورت ہے ادھر ایک چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں جو سب صوبوں کو قابل قبول ہو اور اس طرف جانا چاہیے. آپ پہلے سے ہی ڈیفیکلٹ ویسے سچویشن بنا دیتے تو پھر کیسے لوگوں کو مانیں گے؟ آپ ایسا بناؤ کہ ہر ایک کو قابل قبول ہو. صوبہ سندھ کو چاہیے تو اس کو قابل قبول ہو, پنجاب کو چاہیے قابل قبول ہو, بلوچستان کو چاہیے قابل قبول ہوگا, کے پی کے چاہیے تو قابل قبول ہو. اس طریقے سے آپ بیٹھ کے بعد ڈائلاگ, محترم بینظیر بھٹو کیا کرتی تھی سیاست میں, یہی کرتی تھی. ڈائلاگ سب سے بڑی اہمیت اختیار کرتا ہے کہ اگر بیٹھتے ہو تو ڈائلاگ میں آگے بات بڑھتی ہے. نہیں, اگر ڈائلاگ نہیں کرتے, خان صاحب تو وہ ویسے جیل میں بیٹھا ہے, اگر ڈائلاگ کرتا تو وہ باہر آتا. ڈائلاگ ہر چیز میں, سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈائلاگ کرو, تو اس میں ڈائلاگ ضروری ہوتا ہے. تو جیسے میں یہ جو کل بلوچستان میں جو اتنا بڑا سانحہ ہوا, اتنا بڑا واقعہ ہوا, بڑا ہمیں دکھ بھی ہے, ہمیں احساس بھی ہے, ہمدردی بھی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ بدقسمتی سے نون لیگ کی حکومت ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار سب سے بڑا کہ ہر ایک کس کے بچے, کس کے نوجوان, کس کے کون کون یہ شہید ہو گئے ہیں. ظاہر یہ کسی کے تو بچے ہوں گے, کسی کے بھائی ہوگا, کسی کا بیٹا ہوگا. میں تو ان دوستوں کو ضرور ریکویسٹ کروں گا جو ان چیزوں میں انوالو ہے. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا دشمن کون کون ہے. ہمیں پتہ ہے, سب پاکستان اچھی طرح جانتا ہے, پاکستان کے سیاستدان اچھی طرح جانتے ہیں. دیکھیں, سب سے بڑا مخالف ہمارا انڈیا ہے, اس کے بعد ہمارا جو پڑوسی ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہے, سب سے بڑا وہ بھی ان دوستوں کے ساتھ مل گیا ہے جو پاکستان میں یہ ہم افراتفری پھیلا رہے ہیں, پاکستان میں اتنی افراتفری کر رہے ہیں. تو دیکھیں, ہم ویسے سیاست کہاں سے کہاں ہو رہی ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں پہلے تو سیاستدان ایک ٹیبل پہ بیٹھے, سیاست کو حل نکالیں. اس کے بعد یہ جو مسائل ہیں, پرابلم کریٹ ہوتے ہیں, بلوچستان ہو, سندھ ہو, پنجاب ہو یا کے پی کے میں ہو, اس کا حل نکلے گا. سیاستدان ہی حل نکال سکتے ہیں. لیکن احسان صاحب, جب ٹیررزم عروج پہ ہو, آپ کہہ رہے ہیں پہلے سیاستدان بیٹھیں اور وہ حل نکالنے کے لیے جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کر بات چیت کریں. دہشت گردی کے واقعات تو ہو رہے ہیں نا کنٹینیوسلی, روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں, سویلینز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اگر سیاستدان نہیں بیٹھ رہے تو کیا کیا جائے؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن نہ ہو, وہ تو کس نہ کس طریقے سے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور وہ سب کو پتا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم دیا. ہمیں سب کو معلوم ہے کہ ہماری پاک افواج بھی بہادر دلیر ہے. تو یہ چیزیں ایٹم بم اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ظاہر ہے ہمیں کئی بار پہلے بھی حملے پر ان کی منہ کی دیکھنی پڑی ہے. تو ابھی بھی یہ حالات ہیں, ابھی بھی یہ سچویشن ہے. ہمیں سب کو متحد ہونا ہے, ہم سب کو ایک ہونا ہے.
ہم اگر پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اس دھرتی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, تو سب کو ایک پلیٹفارم پہ ہو کے پہلے تو یہ جو حالات ہیں ملک میں, جو اتنی افراتفری ہے, جو اتنا یہ جو لوگ ہیں جو باہر کے لوگوں کو پیسے دے کے خرید دے کے دھماکے کر رہے ہیں, جہاں لوگ مروا رہے ہیں, پہلے تو ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا. پہلے تو ہمیں ایک نیک نیتی پہ جانا ہوگا, تو اس کے بعد انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ سب ہم بہتری کی طرف جائیں گے. پہلے تو ان کا حل نکالیں. تو کون کون ملک ہمارے ملک میں آ کے یہ اتنا انتشار پھیلا رہا ہے, اور سب کو معلوم ہے کون ملک ہے جو اتنا انتشار پھیلا رہا ہے. تو ان لوگوں میں اتنا نہیں جی ہے بالکل. جس طریقے سے میں یہ جو دوسرے ہو رہا مہمان ہے کو بھی سارا ٹائم کام. دینا چاہوں گی نواب صاحب. میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ 100 سال کی ہسٹری اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں, 100 سال کی ہسٹری میں یہ 5واں بڑا واقعہ ہے جو کل پیش آیا ہے پاکستان میں. اس کے حوالے سے میں کچھ ڈیٹیل آپ سے جو شیئر کرتی چلوں کہ دنیا بھر میں جو ٹرین کے اغوا کے 5 بڑے واقعات ہو چکے ہیں, یہ پاکستان کا 6واں واقعہ ہے. 1923 میں جو ہے یہ پہلا واقعہ رونما ہوا تھا چین کے اندر, اور اس ٹرین کو اغوا کیا گیا تھا, اور وہاں پر جو ہے وہ تقریباً 25 جو ہے وہ مغربی مسافر اس کے اندر سوار تھے, اور 300 مسافروں کو اغوا کر کے جو ہے وہ ایک تاوان جو ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اور اس کے مطابق انہیں رہا کیا. پھر اس کے بعد انڈونیشیا میں 1975 اور 1977 میں 2 واقعات ہوئے ٹرین کے ہائی جیکنگ کے, اور اسی طریقے سے پھر انڈیا کی بات کر لیں تو 2013 میں جو ہے وہاں بھی اسی طرح ٹرین کی ہائی جیکنگ کا ایک واقعہ ہوا. اور اب جو ہسٹری میں لکھا جائے گا وہ جعفر ایکسپریس کے ٹرین کا واقعہ ہوگا کہ جس کے اندر تقریباً 400 افراد سوار تھے اور وہ ٹرین ہائی جیک ہو گئی. تو ہمیں اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے, کیونکہ جو یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں دہشت گردی کے, ہمیں لگتا ہو شاید کہ مائنر ہے, لیکن اگر دنیا کی ہسٹری میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ دنیا کا 6واں بڑا واقعہ ہے ٹرین ہائی جیکنگ کا. عادل برزئی صاحب, آپ نے بات کی تھی اور آپ نے کہا تھا میں پولیٹیکل ایشو پہ بات نہیں کروں گا, تو مجھے اب اس ایشو کے بارے میں بتائیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ TTP سپورٹ کر رہی ہے BLA کو, یہ بھی انٹیلیجنس کے ذرائع کی طرف سے خبر آئی ہے, ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ 2 صوبے جن کا بارڈر ٹچ ہو رہا ہے, وہاں پہ کیوں سب سے زیادہ دہشت گردی ہے؟ آپریشن اور یہ چیزیں اس کا حل نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا جو آپ نے اگر حل نکالنا ہے تو ہمارے جو سردار ہیں, نواب ہے, خان ہے, ملک ہے, میر ہے, ان سب کو ایک پیج پہ لانا ہوگا. یہ ہمارے پولیٹیکل سارے پارٹی جو ہے اس کو ایک گول میز کانفرنس میں بلانا چاہیے, اور سارے جو ہمارے وہاں کے جو بلوچستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اور سیاسی ہمارے پاکستان کے جو آپ کو پتہ ہے سارے پولیٹیکل پارٹیز, یہ ایک گول میز پہ نہیں بیٹھیں گے, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس مسئلے کا حل گول میز کانفرنس ہے. اس مسئلے کا حل گول میز کانفرنس ہے. اور بلوچستان میں اگر آپ روزگار دیں گے اور آپ واقعی میں آپ کو جیسے پانی کا مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں, بلوچستان میں پانی کا سب سے بڑا ایشو ہے, اور بلوچستان کو آپ لوگ پتہ ہے کہ اگر ایگریکلچر اور ایریگیشن اور فورسٹ کو 3 چیزوں کو آپ توجہ دیں گے تو میں آپ کو چیلنج سے کہوں گا کہ آپ کے پاکستان کو اکانومی بھی سٹیبل ہو جائے گی. بلوچستان کا جو یہ زراعت ہے, یہ ایگریکلچر اور یہ جو ایریگیشن اور فورسٹ کو آپ توجہ دیں تو آپ کا پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہو جائے گی, آپ کی پاکستان کی اکانومی صحیح ہو جائے گی, اور ان لوگوں کو روزگار مل جائے گا. وہاں پہ ابھی ان لوگوں کو, بلوچستان کے لوگوں کو روزگار کا نام و نشان تک نہیں ہے. بالکل ایگری کروں گی میں اس بات سے کہ اگر ان کو ان چیزوں پہ توجہ دی جائے, اکنامک سچویشن بہتر کرنے کی کوشش کی جائے, سوشو اکنامک سچویشن, تو بلوچستان میں جو یوتھ ہے اس کو روزگار بھی ملے گا اور وہ ریڈیکلائز نہیں ہوں گے اس طرح کی ٹیررسٹ جو جماعتوں کے ہاتھوں. تو یہ ایک سب سے بڑا ایشو ہے. لیکن مجھے ابھی یہ بتائیے کہ کرنٹ سچویشن کیا ہے عادل صاحب؟ ابھی جو ریسکیو کر لیے گئے ہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے, وہ پہنچ گئے خیر خیریت سے, ابھی تک آپریشن جاری ہے, کچھ فائنل آپ کو لگتا ہے اپڈیٹس آئی ہیں؟ نہیں, میں تو خود گورنمنٹ میں نہیں ہوں, میں اپوزیشن میں ہوں, اور مجھے اس چیز کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہوا, کچھ کنفرم نہیں اس چیز کے بارے میں مجھے. ٹھیک ہے. مجھے ارباب خضر صاحب نے جوائن کیا ہے. ارباب خضر حیات ہیں, رہنمائی مسلم لیگ نون سے.
उनसे भी जो है हम राय ले लेते हैं। अरबाब खिज़र साहब, हम बात कर रहे थे पहले कि तो इसके ऊपर, पानी के मसले के ऊपर, और फिर हमने बलूचिस्तान के इशू पे बात की। मैं चाहूँगी पहले पानी के मसले पर जो है वो आप अपनी राय दे दें कि सिंध में जो है वो चोलिस्तान के इलाके को आबाद करने के लिए जो कैनाल सिस्टम बनाया गया है उसकी तरफ से एतराज़ उठा है, और सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस पर जो है अपनी एतराज़ात वो भी सामने रखे हैं, और सिंध की अवाम भी कह रही है कि जो बचा कुचा पानी हमें मिलता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, सिंध की ज़मीनें जो हैं वो बंजर हो जाएंगी। आप क्या कहते हैं कि जो इतने बड़े मंसूबे ये शुरू हुए हैं पूरे पाकिस्तान में कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए, जो ज़मीनों को आबाद किया जा रहा है फार्मिंग के लिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अरबाब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अरबाब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्रोड्यूसर साहब, मेरे ख्याल से अरबाब खिज़र साहब को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। जी नवाब साहब, आप क्या कहते हैं कि एक सियासतदान होने की हैसियत के अलावा एक पाकिस्तान होने की हैसियत से मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी होने की हैसियत से, कि ये जो दहशतगर्दी है इसको कंट्रोल करने के लिए मिल बैठने की ज़रूरत है। जैसे आदिल साहब ने कहा अभी कि हम इस पर बैठें और तभी हम इसका हल निकाल सकते हैं। तो इस मसले के हल के लिए अगर जमातें बैठती भी हैं तो इसके ऑपरेशन तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने करने हैं। पहले ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम होने जा रहा था, उसको रोक दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज़ के एहतजाज की वजह से। अगर वो शुरू हो जाता टाइमली तो आपको नहीं लगता था कि ये वाक़यात कम हो जाते? नवाब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आदिल बरज़ई साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, शायद उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। नवाब साहब को हमने दोबारा मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लाइन पे लेने की। आपको क्या लगता है कि अगर पार्टीज़ अगर बैठ भी जाती हैं तो इस दहशतगर्दी को जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, एकदम से ये वेव आई है, अगर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम टाइमली शुरू हो जाता तो आज शायद हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता? ये ऑपरेशन इसका हल नहीं है, ये ऑपरेशन इसका हल नहीं है। मुज़ाकरात हल है। मुज़ाकरा ऑपरेशन आपने देखा, परवेज मुशर्रफ टाइम के ऑपरेशन हुआ, नवाब अकबर बुख्ती जो थे वो प्रो पाकिस्तानी थे, उन्हें शहीद किया गया। तो ऑपरेशन में आज उनके चिंगारियां देके ये हालात बने हैं। आप ऑपरेशन करके मतलब और हालात खराब कराना चाहते हैं बलूचिस्तान के। ये हर चीज का जो ये मसले मसाइल का जो हल है वो मुज़ाकरात है। ऑपरेशन इसका हल नहीं है। यानी डायरेक्ट बीएलए से मुज़ाकरात किए जाएं, जितने भी ये जो नेशनल मतलब बलोचों के साथ, बलोचों से मुज़ाकरात करें। मैं बीएलए का बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे जो बलोच के वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बलूचिस्तान के जो अवाम है, पता है वहाँ पे अभी हमारे एमपीए है नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी, एक्स चीफ मिनिस्टर के भाई जफरुल्लाह ज़ेहरी एमपीए हैं, उन्होंने इतराफ किए हैं कि वहाँ से ज़ेहरी में औरतें जाके अपने जेवरात निकाल के दे रहे हैं, अपने घर में जो बचा हुआ कोई गन मन या कुछ है वो उठा के दे रहे हैं। तो इसमें उनका मदद कर रहे हैं। तो हमें उनको रोकना चाहिए। वो क्यों कर रहा है ये चीजें, वो क्यों यहाँ तक पहुंचे, क्या वजह, इसके पीछे क्या है, ये इसका रीजन क्या है? जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। ये एक बड़ा रीजनेबल पॉइंट है, और एज ए क्रिमिनोलॉजिस्ट मैं भी इस पर एग्री करूंगी, क्योंकि क्राइसिस निगोशिएशंस के लिए जो है क्राइसिस निगोशिएटर का होना ज़रूरी है, क्योंकि उसको बेहतर नॉलेज ये होती है कि उसने बात किससे करनी है और बात क्या करनी है। इस तरीके से हर बार टैक्टिकल ऑपरेशन के ज़रिए आप जो है वो टेररिस्ट अटैक को रोक नहीं सकते। अरबाब खिज़र हयात साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। अरबाब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी अरबाब साहब, आपको क्लियर आ रही है मेरी आवाज़? जी आ रही है। जी अरबाब साहब, क्या कहेंगे? बलूचिस्तान में इतना बड़ा दहशतगर्दी का हमला हो गया, दुनिया की तारीख में ये छठा जो है वो ट्रेन हाईजैक है, और ऑपरेशन अभी तक जारी है, जो कि हम सब के सामने, हम मीडिया पे देख भी रहे हैं क्या अपडेट्स है उसकी। आप क्या कहते हैं कि जो दो बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने हैं, टीटीपी और बीएलए, तो इनको किस तरीके से रोका जा सकता है? क्या मुज़ाकरात हल है? आदिल बरज़ई साहब ने कहा कि जी आप बलूचिस्तान के लोगों से बात करें ताकि जो रेडिकलाइज यूथ है उसको अगर रोज़गार मिलेगा तो वो ये बीएलए जाके ज्वाइन नहीं करेंगे, वो हथियार नहीं उठाएंगी। देखिए, जहाँ तक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है तो दोनों का अगर मवाज़ना किया जाए तो दोनों ही में तकरीबन एक जैसी सूरत हाल है। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल भी पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पर जो हमारे वज़ीर आला है, गवर्नर है,
उनका जो आबाई जिला है तो वो अपने आबाई जिले में नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर तो हालात इतना तक बिगड़ चुके हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर तोरखम बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगा हुआ है तो वो भी तकरीबन 20 रोज से बंद है और आए रोज वहाँ से भी फायरिंग हो रही, यहाँ से भी फायरिंग हो रही है। तो इस किस्म के जो हालात है तो मुज़ाकरात के जरिए ही ये तमाम जो इस वक्त हालात है ये हल हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैं क्लियर करता चलूं कि दहशतगर्दों से तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या बलूचिस्तान में हो। जो मुल्क में दहशत फैला रहे हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके साथ तो मुज़ाकरात मेरे ख्याल में ये एक गलत इक़दाम होगा, क्योंकि इस तरह तो फिर हर एक, अभी तो सूबों में ये हो रहा है, फिर तो हर जिले में जो दहशतगर्द है वो उठेंगे, वो अपने असला में इस किस्म के जराइम करेंगे और फिर वो कहेंगे कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें। तो ये एक अच्छा वो नहीं होगा, पैगाम नहीं जाएगा। बाकी जहाँ तक बलूचिस्तान के अवाम के साथ जो है, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स है, तो उनके साथ जो है बैठकर मुज़ाकरात बहुत जरूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान हम काफी अरसे से मुफ्ती साहब जब से वो शहीद हुए थे उसके बाद जो जिस किस्म के वाक़यात सामने आ रहे हैं, तो बलूचिस्तान तो तकरीबन हमारे हाथ से निकल चुका है। तो उसका वाहिद हल यही है कि हम वहाँ के नौजवान जो है, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स है, वहाँ के जो बड़े बड़े खानदान है, जिनके मशरान है, तो उनके साथ बैठना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान हमारा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो या पंजाब हो, सब हमारे, यदि हमारे लोग हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस जो है वो शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, वहाँ के जो बेकसूर अवाम है तो वो शहीद हो रहे हैं। आखिर इनका कसूर क्या है? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ये बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और जो कोई ये कर रहा है तो वो चाहते क्या है? वो जरा कौम को बताए, वो जरा हुकूमत को बताए कि उनके जो है अज़ाइम क्या है और वो चाहते क्या है। क्योंकि जो अभी जो हालात है, जो कल से ये जो ट्रेन का जो वाक़या हुआ है, तो इस पर भी जो है तो पूरे मुल्क में जो है वो एक यानी एक खौफ सा वो तारी हुआ है, क्योंकि अब तो लोग ट्रेनों से भी डरने लगे हैं कि हम ट्रेन में भी सफर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिस किस्म के वाक़यात यहाँ पे हो रहे हैं तो उसकी रोकथाम के लिए जरूरी ये है कि मुज़ाकरात किए जाए। लेकिन मुज़ाकरात दहशतगर्दों से नहीं होंगे, मुज़ाकरात जहाँ पर जो बलूचिस्तान की, क्योंकि अब हम बात करें तो बलूचिस्तान के जो बड़े हैं तो उनके साथ बैठकर इस मसाइल यानी ये जो मसले चल रहे हैं तो उसके हल के लिए उनके साथ बैठना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आदिल बरज़ई साहब ने भी, अरबाब साहब यही बात की है कि बलूचिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठकर अगर हम बात करें तो शायद जो है वो दहशतगर्दी का कोई हल निकल के आएगा। लेकिन एक चीज़ आप जो नेक्सस है वो जो सामने आ रहा है वो ये है कि टीटीपी जो है वो सपोर्ट कर रही है बीएलए को और टीटीपी के मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो हमारा जो दुश्मन है इस वक्त वो दूसरे मुल्क में है और इंसर्जेंट्स जो हैं वो हमारे मुल्क में है। इतना बड़ा वाक़या हो गया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो इंटेलिजेंस के इदारे थे वो क्या कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि एक ट्रेन जो है वो हाईजैक होने वाली है जो कि पेशावर टू कोयटा जा रही थी। किस तरीके से पॉसिबल हुआ है कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है? आपको नहीं लगता? ये तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि यहाँ पर जो है तो हमारे जीएचक्यू पर भी हमले हुए हैं। जो 9 मई के जो वाक़यात है वो भी आपके सामने है कि किस तरह वो जो जना हाउस और जो दीगर जो फौजी जो इमारती थी और प्राइवेट इदारे थे उस पर भी हमले हुए थे। तो मेरे ख्याल में ये पहले से किसी को इल्म नहीं होता है कि इस किस्म के वाक़यात होंगे। अगर पहले से इल्म होता कि इस किस्म के वो कुछ होंगे तो उसके फिर सिक्योरिटी इदारे है, हमारी पाक फौज है, जो हमारी पुलिस है, तो वो पहले से इसको फिर वो रोकथाम कर लेती। लेकिन ये किसी को पता नहीं होता है कि इस किस्म के वाक़यात होंगे। दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान की जहाँ तक बात है तो गुज़श्ता दिनों पेशावर में जो अफगान कौंसल जनरल है तो उसके साथ मेरी मुलाकात हुई थी इसी सिलसिले में कि अफगानिस्तान से जो है वो दहशतगर्द आकर यहाँ पर वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो उन्होंने इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अफगानिस्तान से तो इस किस्म के कोई वो नहीं है, शवाहिद नहीं है। तो हमने कहा कि हमने तो आपकी जो हुकूमत है तो हमने उनको शवाहिद भी दिए हैं कि वहीं से लोग आकर यहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो उन्होंने भी मुझे कोई ऐसा तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। लेकिन ये एक हकीकत है कि वहाँ पर जो कालादम टीटीपी है तो उनके जो एहलकार हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान में भी मौजूद है।
तो उनकी जो उनके साथ उनके रवाबित है, वहाँ से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो कि मुख्तलिफ रास्ते अपना कर वो यहाँ पर खुदकुश भिजवा रहे हैं। हालिया दिनों में जो नौशहरा में जो हकानिया में खुदकुश हमला हुआ था, तो वो भी जो है, तो ये सब अफगानिस्तान की जानिब से ये सब कुछ हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन इसकी भी उसमें भी हमें मुज़ाकरात ही अफगानिस्तान से करने चाहिए, क्योंकि अफगान हुकूमत के साथ, क्योंकि अफगान के बॉर्डर हमारे साथ यहाँ पर पिशावर में भी लगे हैं, उधर बलूचिस्तान में भी हमारे साथ उनके बॉर्डर लगे हैं, तो जहाँ पर इनके साथ हमारे बॉर्डर है तो वहीं पर जो है ये इस किस्म के जो दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं तो वो सामने आ रहे हैं। तो हमारी अवेलन तरजीह ये होनी चाहिए कि हम अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, और हमारी जो वफाकी हुकूमत है वो इसमें लगी हुई है। मेरे ख्याल में आइंदा चंद दिनों में जो हमारे वजीर है इसाक डार साहब, तो वो अफगानिस्तान भी जा रहे हैं। इससे पहले जो हमारी एक टीम अफगानिस्तान पहले भी जा चुकी है, उनके साथ मुज़ाकरात हम कर रहे हैं। तो अगर अफगानिस्तान के साथ हमारे हालात ठीक हो जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में दहशतगर्दी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आखिरी कमेंट दे दें आदिल बरसई साहब, आपको क्या लगता है अफगानिस्तान के साथ अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं, कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो दहशतगर्दी कम हो पाएगी पाकिस्तान में? मेरे ख्याल से आदिल बरसई साहब जो है वो जा चुके हैं प्रोग्राम से, लेकिन अरबाब खिज़र हयात ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक है, और बाकी सियासतदानों ने भी, बाकी गेस्ट पैनल ने भी जो बात की वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है। पाकिस्तान में अगर आपको दहशतगर्दी कम करनी है, हमने एक दौर देखा है जो कुछ साल जो है बड़े सुकून के जो है पाकिस्तान में गुजरे, दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं रहे और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया, लेकिन ऑपरेशंस के बड़े बड़े ऑपरेशंस के थ्रू ये जो कंट्रोल हुए। फिर हमने देखा एक दौर आया कि टीटीपी को जो है रिलैक्सेशन दी गई, और उसके बाद जब रिलैक्सेशन के बाद ये गवर्नमेंट बनी है जो भी चल रही है, जो दौर हुकूमत है, इसमें हम देख रहे हैं कि दोबारा दहशतगर्दी की जो लहर है उसमें बड़ा तेज़ी से इजाफा हुआ है। अब सोचने की बात यह है कि हुकूमत खुद क्या चाहती है, रियासत क्या चाहती है, कि पहले सियासी मामलात हल किए जाएँ या सियासी इख्तलाफात को दूर किया जाए या दहशतगर्दी को रोका जाए। ये अब डिपेंड करता है हुकूमत पर कि वो रियासत के मुस्तकबिल के लिए क्या फ़ैसला लेती है। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़लैंड की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।